क्रिप्टी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजू मुंबई शहर में रहता था। वह एक बिजनेसमैन था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और एक 8 साल की बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के ही इलाके में एक ज़मीन मिल गई थी। उस ज़मीन से राजू को करोड़ों का फ़ायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, आज मैंने एक ज़मीन खरीदी है और वह ज़मीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है। राजू, उस ज़मीन पर घर भी बना है, तो हम लोग आज ही रात में वहां जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वह कल अग्रवाल साहब को वहीं से ले आएगा। अग्रवाल साहब उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। विधि, वैसे ज़मीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड के बगल में एक ज़मीन पड़ी है। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। विधि, कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों की गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वह शमशान घाट शापित है। राजू, तुम भी किन बातों में पड़ गई विधि? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर कर हम उस घर से ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वो घर भी शमशान घाट की ज़मीन पर ही बना हुआ था। विधि ने दिखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहाँ पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। राजू, तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? विधि, राजू तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? राजू, मनहूसियत कुछ नहीं होती। अब दरवाज़ा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस घर को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल गई। राजू, क्या हुआ? विधि, वह देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी। वह खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। राजू, कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने भारी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम बिरजू है। साहब, मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। राजू, अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। बिरजू, अगर
आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना। राजू, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा और विधि, उसकी 8 साल की बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह जब से यहाँ आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी और वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आ गई। मगर बाहर का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी। उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वह चारों लोग विधि के आसपास खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में उन चारों में से एक की आवाज टकराई, यहाँ से चले जाओ, यह शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में अचानक जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलट कर देखा तो पीछे राजू खड़ा था। उसे गौर से देख रहा था। राजू, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। निधि राजू के गले से पूरी तरह से लिपट गई और रोने लगी। निधि, यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। राजू, क्या देखा तुमने? निधि, मैंने 4 अजीब लोग देखे, राजू, जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि यहाँ से चले जाओ। राजू, तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब अजीब अफवाह सुन रखी थी। उसी का असर है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो। सो जाओ विधि। विधि, मेरी बात का यकीन मानो, झूठ नहीं बोल रही मैं। राजू, टेंशन मत लो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस ज़मीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में ले गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी कि अचानक उसे छत पर उन्हीं 4 अजीब लोगों में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। राजू, अब क्या हुआ? विधि, विधि, राजू वो देखो, वही अजीब आदमी। राजू, कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने देखा तो वहां वास्तव में कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। नताशा, कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे। दीदी, आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? विधि, तू अपने जीजू को अच्छी तरह से जानती है कि वह किसी भी बात को नहीं मानते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नताशा, सिर्फ आज की बात है दीदी,
जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग उसी रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी, मगर विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ किसी इंसान का सर रखा हुआ था, जो पूरा खून से लथपथ था। वो कटा हुआ सिर विधि को ही देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। राजू, क्या हुआ विधि? विधि, राजू देखो, यह कुकर में किसी का सर कटा हुआ रखा हुआ है। राजू, इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। विधि, मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजू, विधि, बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। विधि, मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। राजू, बस करो विधि, कुछ घंटों की बात है, 4-5 घंटों में अग्रवाल साहब पहुंच जाएंगे, तब तक के लिए थोड़ी शांत बनाए रखो। इतना कहकर राजू गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। डरी सहमी विधि वहां खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे। राजू उस अग्रवाल साहब के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार आकर उनके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। राजू, अग्रवाल साहब नहीं आए? महेश, दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। राजू, लेकिन ऐसा क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। महेश, राजू अपनी इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस ज़मीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर हैं, लेकिन तुम नहीं माने। राजू, हाँ, क्योंकि इन बकवासों पर मुझे यकीन नहीं है। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। महेश, वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? मैंने जब यह मकान बनवाया था तो सिर्फ कुछ ही दिन रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। राजू, अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था, बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, महेश, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा। राजू, इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। राजू, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा। पतला दुबला सा था, उसकी आंखें भी अंदर की ओर धंसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से से महेश से कहा, राजू, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अगर तुमने किसी को नहीं भेजा तो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम रुक गए।
उसने डरते हुए अंदाज में कहा, बिरजू हमारे घर का बहुत सालों पहले नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट में हमने जला दिया था। हम उसी रात घर छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल में बदल चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उन सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। विधि ने चीखते हुए राजू से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना राजू, अब देर मत करो, यहाँ से तुरंत निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वो सब बाहर की ओर भागकर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। राजू अपनी बेटी को गोद में उठाकर भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक अधजली लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा के गर्दन पर गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले पर गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा सा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां से 5 लाशें मिली और न्यूज़ हेडलाइन में चल रहा था कि कुर्ला रोड के सापिस शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा?